हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएफ एजुकेशन करंट अफेयर थ्रू एमसीक्यूज की सीरीज़ में। आज हम इस वीडियो में 20 अक्टूबर के करंट अफेयर को डिस्कस करेंगे और द हिंदू और पीआईबी के जो भी करंट अफेयर्स हैं जो इंपॉर्टेंट है उन सभी को अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे। तो अगर कोई स्टूडेंट्स फर्स्ट टाइम वीडियो को देख रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल ऑन कर लीजिए ताकि आपको इस तरीके की लेटेस्ट अपडेट और नोटिफिकेशन अच्छे तरीके से मिलती रहे। ठीक है, और हमारा पिछला वीडियो जाके बहुत ही अच्छे से देखें जो नए जुड़ रहे हैं, ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आए लेवल ऑफ करंट अफेयर्स क्या होता है और आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा कि हाँ किस तरह की करंट अफेयर्स आपको यहाँ पे पढ़ाए जाते हैं। ठीक है, चलिए फिलहाल आज जो भी जुड़ रहे हैं तो पूरा वीडियो लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको भी अंडरस्टैंडिंग बैठ जाए अच्छे तरीके से कि करंट अफेयर को किस तरीके से डिटेल्स में पढ़ा जाता है। ठीक है, चलिए मार्किंग स्कीम को समझ लेते हैं और फिर जल्दी से स्टार्ट करते हैं। मार्किंग स्कीम में जो है जो नए जुड़ रहे हैं उनको तो पता नहीं होगा, जो पुराने उनको सभी को इसके बारे में पता है कि आपको यहाँ पे 6 से ज़्यादा क्वेश्चन को करेक्ट करना है ताकि आप एक सेफ जोन पे रहते हैं और आपका जो इवैल्यूएशन पॉइंट होता है वो अच्छे तरीके से बना रहता है। ठीक है, इसको याद रखिएगा और फिर अच्छी तरीके से हम इसको डिस्कस करते रहेंगे। ठीक है, अगर आपका स्कोर 8 से 10 आता है तो बेस्ट इवैल्यूएशन देखा जाता है, उसको 6 से 8 के बीच में स्कोर होता है तो गुड परफॉर्मेंस देखी जाती है। ठीक है, और अगर लेस देन 6 आता है मतलब 6 के ऊपर आपका स्कोर नहीं जाता है तो वहाँ पे ये लगता है कि आपने या तो स्टेटमेंट को अच्छे से नहीं पढ़ा होगा तो फिर शायद कुछ प्रॉब्लम हो गई होगी या फिर आपसे एक आध क्वेश्चन नहीं आ रहा होगा। ठीक है, और तो वहाँ पे आप केयरफुली रीडिंग करिए, अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करिए तो आपका आसानी से 6 के ऊपर चला जाएगा। और अगर लेस देन 4 है, 4 से ज़्यादा आपका नहीं आ रहा है स्कोर और वो भी कंसेक्यूटिव वे में नहीं आ रहा है तो फिर आपको थोड़ा सा चिंता का विषय आपको देखना पड़ेगा कि आप कहाँ पे कमज़ोर हो रहे हैं, कि आपसे स्टैटिक क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं, कि आपसे जो करंट अफेयर है वो आपको समझ में नहीं आ पा रहे हैं। तो इसके ऊपर फोकस करिएगा तो वो सारी चीज़ें दूर हो जाएंगी और जो लॉस द एग्जाम वाली जो क्राइटेरिया ये भी आपका अलग हो जाएगा। ठीक है, तो कोशिश करिएगा, रिवाइज जरूर करिए, रिविजन इज द सक्सेस ऑफ की, यही मंत्रा लेके आगे चलते रहना है। ठीक है, चलिए आज के पहले क्वेश्चन को देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट, दो स्टेटमेंट है, बताना है कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। फर्स्ट है एशियन एलिफेंट्स आर इन एंडेंजर्ड स्टेटस इन आईसीएन रेड लिस्ट ऑफ थ्रेटेंड स्पीसीज, कि जो एशियन एलिफेंट्स है ये एंडेंजर्ड स्टेटस में इनका आईसीएन की रेड लिस्ट के अंदर जो थ्रेटेंड स्पीसीज की जो रेड लिस्ट निकाली जाती है। सेकेंड है माइक प्रोग्राम विच वॉज लॉन्च इन 2003 इज़ रिलेटेड टू एलिफेंट, कि जो माइक प्रोग्राम था इसको जो 2003 में लॉन्च किया गया था ये एलिफेंट से रिलेट करता है। तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? ऑप्शन ए 1 ओनली, ऑप्शन बी 2 ओनली, ऑप्शन सी 1 and 2 एंड ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। वीडियो को पॉज करिए, आंसर दीजिए, फिर डिस्कस करते हैं इसके बारे में। चलो देख लेते हैं राइट आंसर। देखिए अपने सारे एक एक करंट अफेयर को ना पूरा क्विज की तरह देखिएगा ताकि आप अपने आप को इवैल्यूएट करते रहिए कि आपने जो भी स्टेटस पढ़े हैं वो आपको याद है कि नहीं याद है। ठीक है, और कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा। इसके पहले जो हमने राइनोसेरस का, ठीक है, राइनोस का, वन हम राइनो का, ठीक है, आईसीएन स्टेटस देखा था कि वो आईसीएन स्टेटस उसका क्या है। ठीक है, कॉमेंट में बताइएगा। चलिए फिलहाल यहाँ पे देख लेते हैं। इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी है। इसका मतलब है कि जो एलिफेंट का आईसीएन के द्वारा रेड लिस्ट जो निकाली जाती है उसमें जो स्टेटस है ये एंडेंजर्ड है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है पेपर में। ठीक है, तो पहली स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है। और जो माइक प्रोग्राम चालू किया था 2003 में ये आपका एलिफेंट से ही रिलेट करता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। अगर कुछ एलिफेंट्स के ऊपर लिखने के लिए आता है, ठीक है, कुछ थ्रेटेंड स्पीसीज के ऊपर लिखने के लिए आता है, उनके क्राइटेरिया के ऊपर कुछ पूछा जाता है तो कोशिश करिएगा आप इस तरीके के इनिशिएटिव जरूर वहाँ पर मैंशन करिए ताकि आपको अच्छे नंबर मिल सकें। ठीक है, चलिए कुछ और चीज़ें समझते हैं फिर आगे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। जो अफ्रीकन एलिफेंट्स हैं, ठीक है, ये वल्नरेबल कैटेगरी में होते हैं, याद रखिएगा। तो दे आर, देखो 3 सब स्पीसीज हैं। एशियन एलिफेंट होते हैं, इंडियन और सुमात्रन एंड श्रीलंका। ठीक है, तो एशियन एलिफेंट को जो डिवाइड किया गया है ये इंडियन में, सुमात्रन में और श्रीलंका। क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ना है, यहाँ आपसे एशियन एलिफेंट पूछा है। एशियन एलिफेंट्स का जो क्राइटेरिया है ये आपका एंडेंजर्ड है और जो अफ्रीकन एलिफेंट्स है इसको वल्नरेबल में रखा गया है। ठीक है, तो बहुत ही ध्यान से याद रखिएगा, एक भी कंफ्यूजन ना हो। और कभी कभी ये साइट्स का फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है तो ये भी याद रखिएगा, इसको बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ फ्लोरा एंड फौना। ठीक है, जिसको अपेंडिक्स 1 के अंदर एशियन एलिफेंट्स को रखा गया है। इसमें ये जो प्रोजेक्ट एलिफेंट्स लाया गया था, लॉन्च किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जरिए इन 1992 में, जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड एक स्कीम है। और एलिफेंट्स का जो सेंसस कंडक्ट कराया जाता है ये हर 5 साल में कंडक्ट कराया जाता है, एजेस ऑफ प्रोजेक्ट एलिफेंट। ठीक है, जो एलिफेंट प्रोजेक्ट होता थी, इंपॉर्टेंट चीज़ है कितने साल में इनका सेंसस कराया जाता है, तो ये हर 5 साल में कराया जाता है, इसको याद रखिएगा। और जो माइक, ये जो माइक है, माइक प्रोग्राम जो चालू किया 2003 में, इसका जो फुल फॉर्म है कि मॉनिटरिंग द इनलीगल किलिंग ऑफ एलिफेंट्स। ठीक है, ये प्रोग्राम चालू किया गया था, इसको भी याद रखें। रिसेंटली अभी अगस्त 12 के समय क्या बनाया गया था,
वर्ल्ड एलिफेंट डे क्यों मनाया गया था उस समय, और ये इतना न्यूज़ में भी था जब ये डे मनाया गया था उसी समय जब हमने डिस्कस किया था कि बोत्सवाना लैंड जो अफ्रीका के अंदर फॉल करता है, ठीक है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट में, वहाँ पे 100-200 से ज़्यादा हाथियों की क्या हो गई थी, एकदम से मृत्यु हो गई थी, इसीलिए उसके कारण ये न्यूज़ में था। तो देख लीजिएगा, अगर इंपॉर्टेंट है 2021 में आपसे इस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट टू डू विथ ओल्ड व्हीकल्स टुवर्ड्स इफेक्टिव स्क्रैपेज पॉलिसी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, रिपोर्ट इज रिलीज बाय। तो अभी एक रिपोर्ट रिलीज़ की गई है जिसमें ये बताया गया था कि व्हाट टू डू विद द ओल्ड व्हीकल्स, कि जो ओल्ड व्हीकल्स है उनके साथ क्या करना है, जिसमें ये बोला गया था कि टुवर्ड्स इफेक्टिव स्क्रैपेज पॉलिसी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, कि जो स्क्रैपेज पॉलिसी है और जो इंफ्रास्ट्रक्चर पॉलिसी है जिसमें व्हाट टू डू विद ओल्ड व्हीकल्स, इसके बारे में बताया गया था। तो ये रिपोर्ट किसने रिलीज़ की है, ठीक है। ऑप्शन ए सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट, ऑप्शन बी डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ऑप्शन सी नीति आयोग एंड ऑप्शन डी मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। वीडियो को पॉज करके आंसर दीजिए, फिर डिस्कस करते हैं इसके बारे में। चलो देख लेते राइट आंसर। देखिए सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट, इसने एक रिपोर्ट पब्लिश की है जिसमें इस रिपोर्ट में ये बताया गया था कि जो व्हाट टू डू विथ ओल्ड व्हीकल्स टुवर्ड इफेक्टिव एंड स्क्रैपेज पॉलिसी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, इसके तहत अगर आपके जो भी कोई पुराने व्हीकल्स होते हैं, जिसका टाइटल इन्होंने इसी के ऊपर इसलिए रखा गया था ताकि जिस तरीके से जो BS6 जो नया मॉडल लाया जा रहा है उसमें किस तरीके से इसको इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है। तो जो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे है उसने फॉर्मुलेट किया है एक नोट कि जो कैबिनेट है वो क्रिएशन करेगी इकोसिस्टम के अकॉर्डिंग एक वॉलेंट्री एंड एनवायरनमेंट फ्रेंडली फेजिंग आउट करेगी, मतलब एनवायरनमेंट फ्रेंडली किस तरीके से व्हीकल्स को लाना है जो कि वो पोल्यूशन को ज़्यादा बढ़ाए ना और अच्छे तरीके से हमारा पोल्यूशन मेंटेन रहे। पोल्यूशन मेंटेन रहने का मतलब ये है कि आपके एनवायरनमेंट में जो पोल्यूशन की मात्रा है, ठीक है, जो आपके PM 2.5 होता है, PM 10 होते हैं, ठीक है, इनकी जो मात्रा है ये काफ़ी ज़्यादा एक्सीड ना हो, ठीक है। और ये प्रपोज पॉलिसी इसको जो कैबिनेट ने अप्रूव किया है, जिसको अप्रूव किया गया था, विल बी एप्लीकेबल ऑन ऑल व्हीकल्स, ठीक है। तो इसको सभी व्हीकल्स के लिए रखा जाएगा। और इंपॉर्टेंट चीज़ें कंसर्न्स ऑन व्हीकल्स में अगर देखा जाए तो इंडिया विल हैव ओवर 2 करोड़ ओल्ड व्हीकल्स नियरिंग द एंड ऑफ देयर लिव्स बाय 2025, कि इंडिया 2025 तक जो इंडिया के अंदर 2 करोड़ ओल्ड व्हीकल्स अभी भी चल रहे हैं जिनका 2025 तक ख़त्म करने का प्लान है। और ये जो अलोंग विद इसके साथ जो अनफिट व्हीकल्स हैं विल कॉज ह्यूज पॉल्यूशन एंड एनवायरमेंटल डैमेज, जो काफ़ी ज़्यादा एनवायरमेंटल डैमेज को प्रॉब्लम करते हैं क्योंकि उनके अंदर से जो इनका इंजन है वो काफ़ी ओल्ड हो चुका है और जो आज के न्यू फ्यूल्स के ऊपर भी उतने अच्छे तरीके से वर्क नहीं कर पाता है, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू ग्लोबल हंगर इंडेक्स। तो रिसेंटली ग्लोबल हंगर इंडेक्स को पब्लिश किया गया है, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको बताना है कि इसके ऊपर कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। फर्स्ट है based on the values of the indicators, the global hunger index determine the hunger on a 100 points scale where 0 is the worst and 100 is the best possible score and no hunger, ठीक है। इसका मतलब ये है कि ये जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स पब्लिश किया गया था जिसमें 100 पॉइंट्स के ऊपर इस हंगर इंडेक्स को रखा जाता है, जिसमें 0 को वर्स्ट देखा जाता है और जिसका 100 होता है उसको गुड स्कोर की तरह और बेस्ट पॉसिबल स्कोर की तरह कंसिडर किया जाता है। सेकंड है इंडियाज़ रैंक इज़ इम्प्रूव्ड कंपेयर टू द लास्ट ईयर, कि जो इंडिया की रैंक है वो लास्ट ईयर के कंपेयर में इम्प्रूव हुई है। तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? ऑप्शन ए 1 ओनली, ऑप्शन बी 2 ओनली, ऑप्शन सी 1 and 2, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। वीडियो को पॉज करिए, आंसर दीजिए, फिर डिस्कस करते हैं। चलो होपफुली आपने आंसर सोच लिया होगा, देख लेते हैं। देखिए अगर आपने ग्लोबल हंगर इंडेक्स को अच्छे तरीके से रीड आउट किया है, ठीक है, जो मैंने अभी लास्ट सेशन में ही पढ़ाया था, तो आपको याद होगा कि वहाँ पे 100 पॉइंट्स को हम लेते ज़रूर हैं बट 0 को हम गुड एवेल्यूएशन में कंसिडर करते हैं और जो 100 होता है जिसका स्कोर 100 है उसको हम किस में वर्स्ट एवेल्यूएशन में कंसिडर करते हैं। तो यहाँ पे मैंने स्टेटमेंट को थोड़ा सा आगे पीछे कर दिया है, तो आप इसीलिए ध्यान देना है कि यूपीएससी आपको इसी तरीके से कंफ्यूज करेगी, बहुत ज़्यादा वो बहुत नियर बाय स्टेटमेंट को लेकर नहीं बनाती है कि 25-30 इस तरीके की एवेल्यूएशन 95-25 इनको किस तरीके से एवेल्यूएशन कंसिडर किया जाता है, नहीं।
ठीक है। यहाँ पे जो देखा जाता है कि ज़ीरो को बेस्ट परफॉर्मेंस में कंसिडर किया जाता है, जिसका स्कोर ग्लोबल हंगर इंडेक्स में ज़ीरो है, मतलब उस वो कंट्री वहाँ पे हंगर की प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं है। जिनका स्कोर 100 में आ रहा है, मतलब ये है कि उन कंट्रीज़ में हंगर की काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम है, उस कंट्रीज़ में जो खाने की जो फूड की स्कार्सिटी है वो काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, तो पहली स्टेटमेंट आपकी क्या है यहाँ पे, इनकरेक्ट है। सेकंड, इंडिया का रैंक इंप्रूव हुआ है क्या कंपेयर के लास्ट ईयर के क्षेत्र में, ये बिल्कुल करेक्ट दिया हुआ है, क्योंकि अगर आपको याद हो कि इंडिया का रैंक इस साल कितना है, इस साल 94 है, जो हमने अभी डिस्कस किया था 107 कंट्रीज़ में। ठीक है, और लास्ट ईयर ये आई थिंक 102 के करीब था, 117 कंट्रीज़ में। तो याद रखिएगा राइट आंसर आपका ऑप्शन बी है। कुछ और चीज़ें समझते हैं। देखिए, लास्ट ईयर जो इंडिया का रैंक था, जो मैंने आपको बताया 102 था 117 कंट्रीज़ में, तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो इंडिया का रैंक थोड़ा सा इंप्रूव हुआ, लेकिन इस साल 107 कंट्रीज़ ही कंसिडर की गई हैं और लास्ट ईयर 117 कंट्रीज़ की कंसिडर की गई थी। तो आप एक बार अजम्पशन लगाते हैं तो यहाँ पर रैंक 94 कोई अच्छा नहीं है, जिस तरीके की हमारी कंट्री है। मतलब हमारी कंट्री में जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, ठीक है, जो गोल्स हैं इनको अच्छे तरीके से एनफोर्स नहीं किया जा रहा है, तो इसके कारण ये प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, ये जो कंसिडर किया जाता है ग्लोबल हंगर इंडेक्स, ये चार क्राइटेरिया में किया जाता है। पहला अंडर नरिशमेंट, चाइल्ड वेस्टिंग, चाइल्ड स्टंटिंग एंड चाइल्ड मोर्टेलिटी। तो ये 4 पैरामीटर्स है जिसके ऊपर इस स्कोर को रखा जाता है, जहाँ पे अगर 0 आता है तो बेस्ट पॉसिबल स्कोर देखा जाता है और उसको कहा जाता है कि नो हंगर, वहाँ पे हंगर की प्रॉब्लम नहीं है, और अगर 100 है तो उसको सबसे वर्स्ट देखा जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको याद रखिएगा। और सबसे पहले इसको 2006 में पब्लिश किया गया था और तब से ये हर साल अक्टूबर में इसको पब्लिश किया जाता है, और 2020 में ये इसका 15th एडिशन था। तो इसके बारे में कुछ चीज़ें हैं, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू ऑस्ट्रेलिया। तो अभी ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट काफ़ी न्यूज़ में था, आपको बताना है कि इसके रिगार्डिंग कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। ठीक है, फिर मैं बताऊंगा आखिर ये न्यूज़ में क्यों था। ठीक है, ऑप्शन ए, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन पासेस थ्रू ऑस्ट्रेलिया, कि जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन है ये ऑस्ट्रेलिया से पास होती है। सेकेंड, रिवर मोरी इज़ द लार्जेस्ट सिंगल रिवर ऑफ ऑस्ट्रेलिया, कि रिवर जो मोरी है ये ऑस्ट्रेलिया की सबसे लॉन्गेस्ट सिंगल रिवर्स को कहा जाता है। एंड ऑप्शन टी, तास्मान सी सेपरेट ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड, कि जो तास्मान सी है ये ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड को सेपरेट करता है। एंड ऑप्शन डी, नन ऑफ द अबव, मतलब इनमें से कोई भी जो स्टेटमेंट दी है वो करेक्ट नहीं है। तो कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पे आपसे नॉट करेक्ट पूछा, याद रखना करेक्ट नहीं है, यही पूछा है। सो वीडियो को पॉज करके आंसर दीजिए, फिर डिस्कस करते हैं। चलो पहले मैप को देख लीजिए, उसके बाद फिर समझते हैं आखिर इसमें क्या चीज़ें हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे देखते हैं। देखो आपने आंसर तो जरूर देख ही लिया, बट फिर भी अब समझ लेते हैं सबसे पहले। ठीक है, कि जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन है, ठीक है, वो यहाँ से पास होती है, जैसा कि हम मैप में समझ पा रहे हैं। फिर अगर आप देखेंगे तो ये न्यूजीलैंड है और ये आपका ऑस्ट्रेलिया है, तो ये तास्मान सी हो गया, जिसको क्या करता है यहाँ से बाइफरकेट करता है। तो ये भी आप रखना, ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन है जो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके बारे में तो ये जो 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें ये हमने देख लिया कि इस तरीके से क्या है, जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, क्योंकि आपसे क्या पूछा है, कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। तो नन ऑफ द अबव, मतलब ऊपर जो स्टेटमेंट दिए हैं उसके हिसाब से जो डी ऑप्शन दिया है उसके डी जो का है वो करेक्ट नहीं है, क्योंकि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन भी पास होती है, रिवर जो मोरे है वो भी लॉन्गेस्ट इसकी रिवर कहा जाती है, और जो तास्मान सी है वो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड को सेपरेट करता है। ठीक है, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाता है, याद रखिएगा। और ऑस्ट्रेलिया की जो लॉन्गेस्ट सिंगल रिवर है, जिसका इसको रिवर मुरी कहा जाता है, जो 2508 किलोमीटर के क्षेत्र में यहाँ पे फ्लो होती है। तो ये याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और आजू बाजू की चीज़ भी देख लीजिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा कोरल सी, ठीक है, कोरल सी के पास जो कोरल रीफ्स होते हैं सबसे ज़्यादा यहीं पे मिलते हैं, जो आपका ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट है इसी के पास नीचे इंडियन ओशन की लोकेशन है। ठीक है, ये बाजू में पैसिफिक ओशन हो गया, आजू बाजू ये सोलोमोन आइलैंड हो गया। ठीक है, तो वालू हो गया, ये वनांतुर आइलैंड हो गया, और ठीक है ये बाजू में फिजी हो गया। तो लोकेशन आजू बाजू की देखते रहिए ताकि आपको याद रहे कि कौन सी लोकेशन कहाँ पे है। ठीक है, और मैप प्रैक्टिस भी होती रहेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट, रिसेंटली मैक्स 6478 वॉज ए न्यूज़ इज़ रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग, कि जो मैक्स 6478 है ये अभी न्यूज़ में था, तो किससे रिलेट करता है। ऑप्शन ए, वीट वेराइटी, ऑप्शन बी, सुपरसोनिक मिसाइल, ऑप्शन सी, मार्स मिशन बाय यूएई, एंड ऑप्शन डी, रिसेंटली ड्रोन। ठीक है, तो ये अभी रिसेंटली एक ड्रोन का परीक्षण किया गया, तो उसके ऊपर रिसेंटली ड्रॉप 2N है, ये उससे रिलेट करता है। तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, वीडियो को पॉज करके आंसर दीजिए, फिर डिस्कस करते हैं। चलो देख लेते हैं राइट आंसर क्या है। इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए है,
कि वीट की एक वैरायटी है जिसको मैक्स 6478 कहा जाता है, जो अभी न्यूज़ में था। ये हेल्प करेगा फार्मर को जो विलेज में रहते हैं महाराष्ट्र के, कि डबल करने में उनकी ईल्ड। काफ़ी अच्छी वैरायटी है जो वीट की है, जिसको डेवलप किया जा रहा है साइंटिस्ट जो हैं फ्रॉम अगरकर रिसर्च इंस्टीट्यूट, ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूट ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, उसके द्वारा। इसमें जो फार्मर्स हैं ये आज के समय में करीब करीब जो 45 to 60 क्विंटल पर हेक्टेयर विथ न्यू वैरायटी कंपेयर टू अर्लियर एवरेज यील्ड रेंजिंग 25 to 30 क्विंटल पर हेक्टेयर। कि पहले के समय में जैसे जो सेम फार्मिंग में जो फार्मर्स थे वो 25 to 30 क्विंटल पर हेक्टेयर कमाते थे, और इस वीट के उपयोग से, ये जो वीट की वैरायटी है मैक्स 6478, इसके उपयोग से वो से 45 से 60 क्विंटल तक पर हेक्टेयर इतना उसमें खेती कर पाएंगे। ठीक है, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड हाई यील्डिंग एसटीवीएम, मैच्योर्स इन 100 days एंड इज रेजिस्टेंट टू मोस्ट रेसेस ऑफ लीफ एंड स्टेम रस्ट। ठीक है, तो इसको एसटीवीएम भी कहा जाता है, जो 100 days में काफ़ी अच्छी तरह मैच्योर हो जाती है, और ये रेजिस्टेंस काफ़ी अच्छा दिखाती है, जिसमें अगर कोई स्टेम रस्ट होगा तो उसको अलग कर देती है, लीफ में अगर कोई प्रकार की कोई प्रॉब्लम होती है तो उसको रेजिस्टेंस कर देती है। ठीक है, तो ये इसके बारे में इंपॉर्टेंट चीज़ थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच रेलवे डिवीजन हैज़ इनिशिएटिव नोवल अवेयरनेस प्रोग्राम यूजिंग माइन परफॉर्मेंस टू मोटिवेट पीपल टू ट्रैवल सेफली ड्यूरिंग द फेस्टिवल टाइम्स। कि अभी किस रेलवे स्टेशन के द्वारा, ठीक है, ये इनिशिएटिव लिया गया है जहाँ पे माइन परफॉर्मेंस टू मोटिवेट पीपल, कि पीपल को मोटिवेट करने के लिए ड्यूरिंग ट्रैवलिंग, कि आपको फेस्टिवल के समय सेफ ट्रैवलिंग करना है। तो इस तरीके से अगर कोई स्टेशन न्यूज़ में होता है तो उसकी लोकेशन के रिगार्डिंग आपसे क्वेश्चन कभी कभी बन जाता है। तो यहाँ से आपसे पूछा कि वो कौन सा स्टेशन है जिसने ये इनिशिएटिव लिया है। ठीक है, तो ये इनिशिएटिव आपका ऑप्शन ए मदुरई के द्वारा लिया गया है, जो यहाँ पे आपका राइट आंसर है। ठीक है, तो याद रखिएगा। कुछ और चीज़ें समझ लेते हैं इसके बारे में, कि मदुरई जो रेलवे डिवीज़न है इसने इनिशिएटिव लिया है कि नोवल अवेयरनेस प्रोग्राम यूज़ किया जाएगा, जिसमें माइम परफॉर्मेंसेस टू मोटिवेट पीपल टू ट्रैवल सेफली ड्यूरिंग द फेस्टिवल टाइम, कि फेस्टिवल टाइम पे अच्छे तरीके से सेफली ट्रैवलिंग करना, ताकि इस क्षेत्र में उनको अच्छे तरीके से पीपल को मोटिवेट किया जा सके। तो ये इनिशिएटिव मदुरई रेलवे डिवीज़न के द्वारा लिया गया है, और माइम परफॉर्मेंस इसको स्टार्ट किया है 18 अक्टूबर 2020 में तिरुनवेली रेलवे जंक्शन है साउथ तमिलनाडु के अंदर। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट याद रखना, तमिलनाडु के अंदर ये बात की जा रही है। चलिए कुछ और चीज़ें समझते हैं। 7th क्वेश्चन है, इन बैडमिंटन हु क्लिंच द डेनमार्क ओपन टाइटल इन अक्टूबर 2020। ठीक है, आपके ऑप्शन है ए पीवी सिंधु, बी कैरोलिना मारिन, सी सायाका हिरोटा एंड डी नाजोमी ओकुहारा। सो इसका वीडियो को पॉज करके आंसर दीजिए, फिर डिस्कस करते हैं। चलो देख लेते हैं। आई होप आपने आंसर सोच लिया होगा। इसका जो राइट आंसर है आपका यह है ऑप्शन डी, नाजोमी ओकुहारा ने अभी रिसेंटली काफ़ी समय के बाद इस टाइटल को विन किया है, और इन्होंने कैरोलिना मैरिन को, जो 3 टाइम विनर रह चुकी है, उनको हरा के ये टाइटल जीता है। ठीक है, तो याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। डायरेक्टली 1 लाइनर में आपसे क्वेश्चन का आंसर पूछा जा सकता है। 8th क्वेश्चन है, द 11th बैटालियन इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस, इसको ITBP कहा जाता है, उन्होंने एक लॉन्च किया एक साइकिलिंग एक्सपीडिशन फ्रॉम विच स्टेट टू बॉर्डर विलेज ऑफ द स्टेट इन अक्टूबर 2020। तो ITBP ने किस स्टेट की बॉर्डर से अभी ये एक इनिशिएटिव लॉन्च किया है, जिसके ज़रिए वो काफ़ी अदर जो एलिवेशन जो 11th बटालियन इंडो तिब्बतन बॉर्डर जो पुलिस है, ये जो साइकिलिंग एक्सपीडिशन को लॉन्च कर रही है। ठीक है, मतलब ये कहने का है कि साइकिलिंग एक्सपीडिशन ITBP ने किस स्टेट से अभी लॉन्च किया है। ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी सिक्किम, ऑप्शन सी नागालैंड और ऑप्शन डी त्रिपुरा। वीडियो को पॉज करिए, आंसर दीजिए, फिर डिस्कस करते हैं। चलो देख लेते हैं राइट आंसर क्या। इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी सिक्किम से। ठीक है, ऑप्शन बी सिक्किम से ITBP ने इस इनिशिएटिव को लॉन्च किया, जिसके ज़रिए साइकिलिंग एक्सपीडिशन को स्टार्ट किया गया, और टोटल 218 किलोमीटर के ज़रिए ITBP टीम ये 20 डेज़ में इस डिफ़िकल्ट टेरेन को कवर करने का ये प्लान उन्होंने रखा है। और इसके ज़रिए जो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर रोड एंड ब्रिजेस है, डिपार्टमेंट ऑफ सिक्किम, समुदुप लेप्चा फ्लैग ऑफ द एक्सपीडिशन, तो इस इनिशिएटिव को स्टार्ट करने वाले जो मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर रोड एंड ब्रिजेस है। ठीक है, सॉरी, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर रोड एंड ब्रिजेस डिपार्टमेंट
डेवलपमेंट ऑफ सिक्किम। ठीक है, तो इन सभी ने मिलकर इस इनिशिएटिव को लॉन्च किया। अच्छे तरीके से समझ लीजिएगा कि आईटीबीपी ने किस स्टेट से साइकिलिंग एक्सपीडिशन को स्टार्ट किया है, आपसे पूछा जा सकता है। तो ये पैंगोंग बेस इन सिक्किम से इसको स्टार्ट किया गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन हैज़ पब्लिश द ग्लोबल ट्यूबरक्लोसिस रिपोर्ट 2020। तो किस ऑर्गेनाइजेशन ने ग्लोबल ट्यूबरक्लोसिस रिपोर्ट 2020 को पब्लिश किया है? ऑप्शन ए वर्ल्ड बैंक, ऑप्शन बी WHO, ऑप्शन सी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल एंड ऑप्शन डी TB अलायंस। वीडियो को पॉज करिए, आंसर दीजिए, फिर डिस्कस करते हैं। चलो देख लेते राइट आंसर क्या है। इसका जो राइट आंसर है ये आपका ऑप्शन बी WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के जरिए ग्लोबल ट्यूबरक्लोसिस रिपोर्ट 2020 को पब्लिश किया गया है। कुछ और चीज़ें समझ लो इसके बारे में कि WHO इसको ग्लोबल TB रिपोर्ट एवरी ईयर ये 1997 से पब्लिश कर रहा है। तो ये इम्पॉर्टेंट है और मोस्ट पीपल जो इसके अंदर जो TB की इन्फॉर्मेशन इसमें बताई गई है 2019 से, इसमें जो WHO है इसमें कुछ रीजन्स को स्टेबलाइज किया है जहाँ पे ये सबसे ज़्यादा देखा जाता है। तो जो साउथ ईस्ट एशिया है वहाँ पे 44% इसके केसेस मिलते हैं, अफ्रीका में 25%, वेस्टर्न पैसिफिक 18% और 8 कंट्रीज़ अकाउंटेड फॉर 2/3 ऑफ द ग्लोबल टोटल। और 8 कंट्री हैं ये मिलके 2/3 ऑफ ग्लोबल जो टोटल ग्लोबल जो इतनी भी TB की प्रॉब्लम्स होती हैं उसका अकाउंट करती हैं। ठीक है, तो उसमें इंडिया 26% है, इंडोनेशिया 8.5%, चाइना 8.4, फिलीपींस 6.0, पाकिस्तान 5.7, नाइजीरिया 4.4, बांग्लादेश 3.6 एंड साउथ अफ्रीका 3.6। तो इन सभी में इंडिया के अंदर TB के केसेस काफ़ी ज़्यादा 26% ऑफ पाए जाते हैं। तो ये अच्छी न्यूज़ नहीं है। तो हमें कोशिश करना है कि हमको इस तरीके इनिशिएटिव लेके इसको कम करने का प्लान बनाना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है और आज का लास्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कमिटी रिलेट टू क्रिमिनल लॉ रिफॉर्म इन इंडिया। तो इनमें से कौन सी कमेटी जो क्रिमिनल लॉ रिफॉर्म इन इंडिया से रिलेट करती है? ठीक है, इसमें से एक कमेटी का नाम मैंने तो लास्ट सेशन में ही आपको बताया था, तो अगर आपसे वो बनेगा तो होपफुली शायद आप इसका आंसर कर पाएँ। ठीक है, चलिए देख लेते राइट आंसर। सबसे पहले फर्स्ट है मालीमत कमेटी, सेकंड रणबीर सिंह कमेटी एंड थर्ड है के कस्तूरी रंगन कमेटी। ठीक है, तो वीडियो को पॉज करिए, सॉरी पहले आप अपने ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन आपका है ऑप्शन ए 1 and 2 ओनली, ऑप्शन बी 2 ओनली, ऑप्शन सी 1 and 3 ओनली एंड ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। वीडियो को पॉज करके आंसर दीजिए, फिर डिस्कस करते हैं। चलो देख लेते राइट आंसर क्या है। देखिए कल के वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अभी रिसेंटली रणबीर सिंह कमेटी जो एक क्रिमिनल लॉ रिफॉर्म कमेटी, इसके जो रणबीर सिंह को क्या है इस कमेटी का मेन चेयरमैन पर्सन बनाया गया है। ठीक है, और साथ ही साथ जो मालीमत कमेटी है ये भी किससे रिलेट करती है? क्रिमिनल लॉ रिफॉर्म कमेटी से रिलेट करती है। बट कस्तूरी रंगन जो है ये आपका इससे रिलेट नहीं करती। तो राइट आंसर आपका क्या हो गया? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए विल बी योर राइट आंसर। कुछ और चीज़ समझ लेते हैं कि जो मालीमत कमेटीज़ को 2000 में कॉन्स्टिट्यूट किया गया था होम मिनिस्ट्री के द्वारा, जिसमें क्रिमिनल जस्टिस से रिलेटेड जो भी आपकी इन्फॉर्मेशन और उसके अकॉर्डिंग आपको सारे इसमें जो रूल्स रेगुलेशन आपको इसके अंदर मिल जाते हैं। ठीक है, और इंडिया ने सबमिटेड की थी इसकी रिपोर्ट 2003 में। ठीक है, और रणबीर सिंह कमेटी इसमें जो रिफॉर्म जो क्रिमिनल से रिलेटेड क्रिमिनल लॉज होते हैं उनको कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है। इसको ये भी होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत आती है, लेकिन इसको अभी मई 2020 में बनाया गया है, इसलिए ये न्यूज़ में थी। जिसको मैंने अभी कल ही रणबीर सिंह कमेटी के बारे में हमने डिस्कस किया था। और ये जो कमेटी है ये लुकिंग करती है जो IPC सेक्शंस होते हैं उनको, और जो CRPC होते हैं जिनको कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कहा जाता है उसके ऊपर डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो इंडियन एविडेंस एक्ट एंड नारकोटिक्स एक्ट ये भी किसके अंदर आते हैं? यही जो हमारी रणबीर सिंह कमेटी ये इसके ऊपर भी डिस्कशन करती है। लेकिन जो आपका ऑप्शन थर्ड था जिसमें डॉक्टर के कस्तूरी रंगन कमेटी है, इसको सेटअप किया गया था जो रिकमेंडेशन के लिए कि न्यू नेशनल एजुकेशन जो पॉलिसी है इंडिया की, तो याद रखें एजुकेशन पॉलिसी के लिए कस्तूरी रंगन कमेटी का गठन किया गया था, ना कि जो क्रिमिनल लॉ रिफॉर्म्स के लिए। तो ये रिपोर्ट सबमिट की गई थी कस्तूरी रंगन ने 2019 में, और जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है तब उसको 2020 में नोटिफाइड किया गया था रिसेंटली। तो याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स ये थे आज के 10 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। समझ में आया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा, ताकि आपकी एक भी नोटिफिकेशन का जो डिटेल्स है जो बेल आइकन है वो अच्छी तरीके से चालू रहेगा, तो आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती रहेंगी। ठीक है, तो आई होप आपने अच्छा स्कोर किया होगा। तो जिसने भी 6 से ऊपर स्कोर किया है उन सभी को कॉन्ग्रेचुलेशन, और जिनका स्कोर कम है तो प्लीज़ हाफ एन आवर के बाद रिवाइज़ कर लीजिएगा, ताकि आपको सारा एक्सप्लेनेशन एक बार फिर से अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। और 24 घंटे में सभी को एक बार रिवाइज़ करके अपने कॉमेंट में आंसर फिर से देना है। ओके, और जो मैंने क्वेश्चन पूछा है उसका आंसर कॉमेंट में ज़रूर दीजिएगा। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।